करने के लिए हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट आज जुड़ रहे हैं शो पे। हमारे साथ गौतम त्रिवेदी नेपियन कैपिटल के जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। गौतम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। गौतम, इससे पहले कि मैं पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और मार्केट से बात करूं, एक क्विक व्यू, क्योंकि मुझे पता है कि आप ग्लोबल इंडिकेटर्स पे भी बहुत पैनी नजर रखते हैं। एक जबरदस्त रैली, यूरोपियन मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे आ गए, यूएस में भी रैली है, और इनफैक्ट आज जो चाइना जीडीपी आया है वो भी हायर देन एस्टिमेट आया, 4.5%। ग्लोबल मार्केट में ये चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ सेंटिमेंट कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि आप देखिए, इन्वेस्टर्स में ग्लोबल हो या इंडिया में हो, थोड़ी सी थकान आ चुकी है। और थकान इस वजह के लिए आ रही है कि यूएस में रिसेशन होगा या ना होगा। ये साल जो है, मतलब पिछले, मुझे लगता है करीबन 7, 8, 9 महीनों से लोगों के दिमाग में है कि ये रिसेशन कब आएगा, और आएगा तो हाउ डीप विल बी द रिसेशन। या अब ये मुझे लगता है कि माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बोल रहे हैं, मुझे सोशली जब मैं लोगों को मिलता हूँ, लोग भी बोल रहे हैं कि एक दफा रिसेशन आ जाए और खत्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम भी थक गए मार्केट में इन्वेस्ट करे पूंजी ना करे, और ये रिसेशन आएगा तो कब आएगा। तो मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत अमेरिका में, आपने बताया यूरोप में, टू सम एक्सटेंट, इंडिया में तो ऑफकोर्स इतनी मार्केट में तेजी आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हर महीने सिप में अभी भी पैसा आ रहा है, तो श्योर देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको लगता है, जो इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि ये भाव में शायद इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो थकान जो आ गई है उसकी वजह से देयर इज अ रिबाउंड इन द मार्केट्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूएस रिसेशन की जो संभावना है वो खत्म हो चुकी है। गौतम, तो राइट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगर नीचे के भाव से निफ्टी करीब 1000 पॉइंट रिबाउंड कर गया, स्मॉल मिड कैप उतना नहीं किए, अगर पोजीशंस बनाई गई हैं, तो क्या ये बेयर मार्केट रैली है? क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया भी रखना चाहिए, या आपको लगता है कि एक अर्ली साइंस है कि एक बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है इंडिया में? तो अगर आपने 1-1.5 साल में अक्यूमुलेट किए अच्छे स्टॉक्स, तो जल्दी में बेचे ना, नेक्स्ट 2-3 साल ठीक रहेंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीनों तक किसी को, मतलब कि नोबडी कैन पिन पॉइंट की एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि माहौल इतना अनसर्टन है, इतना अनिश्चित है। और वो हिसाब से देखा जाए तो अपना जो ब्रॉडर इंडेक्स है बीएसई 500, जिसमें इंडिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों का लिस्टिंग है, उसमें आप देखिए तो उसमें हमने पिछले ये 2 हफ्ते पहले ये हमने एनालिसिस किया था, और उसमें हमने देखा कि 60% से ज्यादा स्टॉक्स दे आर डाउन 20% मोर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव 52 वीक हाइज, और 180 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा गिरे हुए हैं। तो मतलब अपॉर्चुनिटी सेट तो है ही इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप जो ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, आप देखिए निफ्टी को पिछले 12 महीनों में निफ्टी करीबन फ्लैट रहा है, या आप बोल सकते हैं 2% गिरा हुआ है, और 2% इज नीदर हियर नॉर देयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब तक हमको पता ना चले कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर पूरे विश्व पे पड़ेगी, तो जो जो जब हमको ये पता नहीं है, उसकी उसका जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती है, मुझे लगता है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि 180 स्टॉक ऐसे है बीएसई 500 इंडेक्स, और वो यूनिवर्स में से जहां पे गिरावट 30% से ज्यादा है, तो उन पे फोकस कीजिए। वहां पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 6 महीने में रिटर्न देंगे, लेकिन 2 या 3 साल तक जो आपको होल्डिंग करनी हो, तो दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहे हैं, बाजार के स्पेसिफिक एरियाज को आप कैसे देखते हैं। आईटी में करीब 1.5 साल से करेक्टिव फेज चल रहा था जब कोविड पीक हुआ, उसके बाद से आपको लगता है वो करेक्शन हो चुका है, या अभी जल्दी होगा आईटी स्टॉक्स में कूदना? थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, और स्पेशली मिड कैप आईटी जहां ग्रोथ उतनी कंसर्न नहीं है, जहां 25, 30, 40% तक की ग्रोथें दिख रही हैं, बाजार ने उनको भी ऐसी पिटाई कर दी जैसे टॉप 4 को, जैसी ग्रोथ स्लो डाउन का फियर आया। क्या ये सही है बाजार का? क्या वहां अपॉर्चुनिटी सेट बन रहा है?
आपका पॉइंट एकदम वैलिड है इसमें। सही बात तो यह है कि इन्फोसिस मार्केट का इतना फेवरेट स्टॉक है कि जब इन्फोसिस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, बिलो एक्सपेक्टेशंस आते हैं, तो पूरा मार्केट ठुक जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी स्टॉक्स, हर एक स्टॉक इंडिया में मतलब उसमें गिरावट। आप अब कल की अब कल भी देखिए क्या हुआ। आईटी स्टॉक तो सब ठुक गए कल, इंक्लूडिंग लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। लेकिन मुझे लगता है कि द इम्पैक्ट ऑफ इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो है ना, वो मार्केट को इम्पैक्ट करते, ओवरऑल मार्केट को भी इम्पैक्ट करते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, यस करेक्शन काफी मुझे लगता है कि बड़ा करेक्शन आ चुका है। शायद यहां से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा करेक्शन आए, लेकिन ये लेवल्स पे जो आपको लॉन्गर टर्म आईटी स्टॉक्स खरीदने हो या उसमें पोजीशन बनानी हो, अभी आज खरीदे या 2 हफ्ते के बाद खरीदे, उसका तो कोई आपको जवाब नहीं दे सकता है। क्योंकि अगेन बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट कि अमेरिका में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, वो सवाल है। दूसरा आप देखिए कि गार्टनर जो हर साल अपना रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल विश्व की आईटी स्पेंड कितनी रफ्तार पे चलेगा, तो ये इस साल उन्होंने बोला है कि आईटी स्पेंड 5.5% बढ़ेगा। और ये नंबर कई लोगों को आश्चर्य लगा है कि ये नंबर देखने के बाद कि इतना बड़ा नंबर कैसे हो सकता है जब यूएस और वेस्टर्न यूरोप रिसेशन में जा सकते हैं। तो और अगले साल, ताज्जुब की ये बात है, अगले साल उनका नंबर है 8.6%। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये साल में तेजी आएगी और ग्रोथ आएगा, अगले साल भी और भी ग्रोथ आएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब गार्टनर जैसी एजेंसी, जो विश्व की नंबर 1 एजेंसी है आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का जो एस्टिमेट्स बनाती है, जब इनके नंबर इतने मजबूत है, तो मुझे लगता है एट सम पॉइंट ये साइकिल विल टर्न। जो आज हुआ है आप बता रहे हो, शायद शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, क्या मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द सेक्टर टू बी इन फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए गौतम, आपके पास एचडीएफसी बैंक भी है। मैं कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं स्टॉक के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। लंबी अवधि 2 साल तक साइडवेज गया, उसके बाद 1350 वाला 1700, और जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, ये रिजल्ट भले ही क्योंकि एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बाजार मायूस हुआ हो, लेकिन मैंने जब इंडिविजुअली देखे तो मुझे कहीं बहुत वीकनेस तो नजर आई नहीं। आप इससे पासिंग रेफरेंस देते हुए मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे व्यू शेयर करें। जी, मुझे लगता है कि शायद आपको तो मालूम ही होगा कि हम तो पीएसयू बैंक्स खरीदते नहीं है। उसकी कई वजह है, लेकिन वो वजह को एक दफा 1 मिनट छोड़े। जो मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूँ, हमारे फंड में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक तीनों है। और तीनों में हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑन ऑल 3। ऐसा नहीं है कि वन इज वीकर और वन इज स्ट्रॉन्गर। सवाल ये होता है कि एचडीएफसी बैंक का, और स्पेसिफिक टू एचडीएफसी बैंक मैं ये बोलूंगा कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, तो बाय मार्केट कैप एचडीएफसी विल बी विश्व की 8वीं लार्जेस्ट बैंक। और जब ये होगा, $180 बिलियन का एस्टिमेट है, 180 बिलियन या 200 बिलियन जो भी है, जब ये होगा, मुझे लगता है कि जो एफआई ओनरशिप आज में जो हेडरूम है, वो हेडरूम नहीं रहेगा एफआई की। मुझे लगता है कि आने वाले 18 से 24 महीनों में, इफ नॉट सूनर, काफी एफआई का इन्वेस्टमेंट ये इन द न्यू एचडीएफसी बैंक इसमें आएगा। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आप देखिए पिछले करीबन 24 साल से लगातार इट हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, वेदर इट इज 18% या 21%, 18 या 21% रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप क्लास नेट एनपीए कंट्रोल। मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये बैंक हैज डन फिनोमिनली वेल फॉर इन्वेस्टर्स। और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल तक भी ये बैंक लगातार इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देती रहेगी। बिल्कुल, बहुत शानदार। आपने क्या एनबीएफसीज पे कुछ काम शुरू किया है? वहाँ भी 2 साल तक बहुत खराब पीरियड रहा, लेकिन ये व्यू निकल के आ रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट पीक आउट होते हैं, उसके बाद एमएफआईज, एनबीएफसीज, वो उनके लिए शायद बेहतर हो सकता है रेट कट साइकिल या पॉज। आपका क्या व्यू है उधर? तो हमारे यहाँ
आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक जो बात करें, डिस्क्लोजर में ये भी बताना चाहिए कि वी ओन बजाज फाइनेंस और हमारे यहाँ वी ऑल्सो ओन स्पंदना स्फूर्ति। अगेन, दोनों स्टॉक्स, दोनों कंपनियां अलग अलग क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में, लेकिन अलग अलग वर्टिकल में है। लेकिन आप देखिए कि एनबीएफसी स्पेस में कंपटीशन मुझे लगता है कि हर महीने बढ़ रहा है। जो एनबीएफसीज अब तक वर्टिकल्स जिनमें प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रवेश नहीं कर रहे थे, अभी इंक्रीजिंगली सीइंग दैट आल्सो। होम लोन में देखें तो कई बैंक है, एसबीआई इन पर्टिकुलर, एसबीआई हैज बिकम वेरी एग्रेसिव, तो उन्होंने मार्केट शेयर गेन उनका उनका भी शुरू हो गया है, नंबर वन। नंबर टू, आज के अखबार में आप देखें तो गोदरेज कैपिटल, जो गोदरेज ग्रुप का की नई एनबीएफसी है, वो बोल रहे कि अगले साल FY24 तक उनकी लोन बुक 12,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मतलब आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है एनबीएफसी स्पेस में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जो कंपनियां टेक्नोलॉजी को पहले अडेप्ट करेगी, जो कंपनियां जिनका ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और फोकस इज नॉट जस्ट मेट्रोस बट ऑल्सो स्मॉलर टाउन्स, तो वहां पे जो मुझे लगता है कि साइज विल मैटर इन दी एनबीएफसी बिजनेस। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन बड़े पैमाने पे हो रहा है, और मुझे लगता है कि जो कंपनियां एनबीएफसी स्पेस में जो टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं करेगी, वो मुझे लगता है पीछे रह जाएगी। सो ये स्पेस इज फास्ट इवॉल्विंग, और अभी भी मुझे लगता है कि इंडिया में फाइनेंस और लेंडिंग का पेनिट्रेशन अब तो शुरू ही हुआ है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में अभी भी मुझे लगता है द अपॉर्चुनिटी सेट इज वेरी बिग। आपने मुझसे पिछली बार बात की थी कि लग्जरी कार्स रिटेलर्स के बारे में एक हाल ही में लिस्ट हुई है। लग्जरी कार हमने पेनिट्रेशन अक्रॉस बात करें, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, मर्क, बहुत तेज़ी से दिख रहा है ग्रोथ इंडिया में। अब हमने देखा है चाइना भी रिबाउंड कर रहा है, तो टाटा मोटर्स लग्जरी एक प्ले है, कार प्ले। लग्जरी कार कैटेगरी इंडिया की अगर है तो दो ही प्ले हुए फिर, लैंडमार्क और टाटा मोटर्स। आपका क्या व्यू है इस कैटेगरी के ऊपर? आपने सही फरमाया कि मुझे लगता है कि आप पिछले 10 सालों में देखे दी एवरेज सेलिंग प्राइस, जो गाड़ी का एवरेज सेलिंग प्राइस होता है, वो हर साल बढ़ रहा है। और इंक्रीजिंगली आप देखें कि जो मैस मार्केट सेगमेंट है वहां पे थोड़ा स्लो डाउन आ चुका है, लेकिन जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, मैं लैम्बोर्गिनी में इज अगेन सुपर लग्जरी हो गया, वो तो करीबन 4-5 करोड़ की गाड़ियां होती है, तो उसमें जो उसका एड्रेसेबल मार्केट तो बहुत इंडिया में आज की तारीख में कम है। लेकिन जो मैं प्रीमियम की बात करता हूं, और जो मर्सिडीज की जो सी क्लास है, ई क्लास है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद जो आपको 1 करोड़ प्लस पे जाना हो तो एस क्लास हो गई, मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां। तो वो सेगमेंट जो है, मुझे लगता है कि 50 लाख एंड प्लस का जो सेगमेंट है, वो इन सम सेंस वी कैन से इट इज अ डिफरेंट इंडिया। आप समझे? तो ये मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बताता हूं कि वी आर सिटिंग इन अ कंट्री जहां पे दो 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 इंडिया, एक इंडिया है, दूसरा भारत। और जो ये भारत का टर्म मैंने तो नहीं कॉइन किया, लेकिन जो मीडिया दे रिफर टू इट एज भारत, विच इज अंडर पेनिट्रेटेड। माय डेफिनेशन ऑफ भारत इज अंडर पेनिट्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे अभी भी स्कोप है, जहां पे हर साल आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। और वहां पे भी वेदर इट इज द कंज्यूमर सेक्टर, वेदर इट इज द ऑटो सेक्टर, सब कंपनियां वहां पे फोकस कर रही है, इंक्लूडिंग एनबीएफसी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर। तो मेरा मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो अर्बन ग्रोथ है, और अर्बन आई डोंट मीन ओनली 4 मेट्रो, मैं बोल रहा हूँ द टॉप 50 सिटीज ऑफ इंडिया। आप ये जो प्रीमियम और लग्जरी कार्स का डिमांड देख रहे हैं, वो 4 या 5 सिटीज में से नहीं आ रहा है, शहरों से नहीं आ रहा है, वो टॉप 50 या 60 सिटीज में से आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि दिस इज द न्यू इंडिया विच इज कमिंग एंड सेइंग मुझे आज की तारीख में 80 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 75 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है। तो दैट कल्चर इज चेंजिंग। जो अपना इतना सेविंग्स का कल्चर था, ऑफ कोर्स इट इज आल्सो लिंक टू वेल्थ क्रिएशन। ऐसा नहीं है कि जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो गाड़ी जाके गाड़ी खरीद रहे हैं। सो मुझे लगता है ये सेक्टर बाकी के ऑटो सेक्टर से अलग हो चुका है।
बात है। गौतम, आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देश में हो रही है। कल शाम को टिम कुक भारत आए, एप्पल के सीईओ, और उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव एंजॉय किया स्वाति स्नैक्स में, टाउन में। इनफैक्ट अंबानी जी से मिले, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं कल, और नए स्टोर्स खुल रहे हैं, डेडिकेटेड एप्पल स्टोर्स इंडिया में पहली बार, इंडिया, दिल्ली और बॉम्बे। इनफैक्ट ये ही नहीं, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉनिक हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की वेव शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया में लिस्टेड इस इलेक्ट्रॉनिक हाई वैल्यू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्ले करने के लिए। एक हाल ही में सिरमा एसजीएस लिस्ट हुई थी, लेकिन व्यू ये आ रहा है कि बहुत बड़ा स्पेस बन सकता है। आपने इसको स्टडी किया है? हमने काफी स्टडी किया है, और जो आपकी बात बताई टिम कुक, एक पहले टिम कुक की बात करते हैं। टिम कुक इंडिया में आते हैं, पहला एप्पल स्टोर खोलते हैं, उसका जो विश्व पे इम्पैक्ट होता है, इट इज ह्यूज, इट इज इनॉर्मस। एंड ऑप्टिकली, मैं ऑप्टिकली की बात कर रहा हूँ, अभी एप्पल के कितने स्टोर खुलेंगे और कितने मोबाइल फोन यहाँ डोमेस्टिकली वो लोग बेचेंगे, वो बात अलग है। लेकिन ऑप्टिकली इंडिया के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव न्यूज आइटम्स, हेडलाइंस। ऐसी ऐसे और लोग जो इंडिया आए और माधुरी दीक्षित हो या किसी और के साथ वड़ा पाव खाए या डोसा खाए, सवाल ये पैदा होता है कि और जो ऐसे लोग आए और इंडिया में, मतलब इंडिया को खुद आके डिस्कवर करे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री से मिले, मिनिस्टर से मिले, बड़े उद्योगपतियों से मिले, तो दे विल गो बैक विद अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन टू व्हाट द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज। और वो हिसाब से आपने देखा होगा, पिछले साल मैंने ये पेपर में पढ़ा था कि नेस्ले ग्लोबल, नेस्ले का जो जो मेन बोर्ड है, उनकी बोर्ड मीटिंग उन्होंने, दे चोज टू डू इट इन इंडिया। और ये मतलब जब तक ये पूरा बोर्ड इंडिया नहीं आता है, और करीबन 3 4 5 दिन इंडिया में उद्योगपतियों, दूसरे उद्योगपतियों को, मिनिस्टरों को, और शायद प्रधानमंत्री को जो मिले और वापस जाए, दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस कंट्री। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि आउटसोर्सिंग जो China+1 जिसकी बात हो रही है करीबन 2 सालों से, मुझे लगता है इट इज फाइनली कमिंग थ्रू इन इंडिया। आप वेदांता फॉक्सकॉन को देखो तो उसका मतलब $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है। सैमसंग है, मतलब PLI स्कीम ऑल्सो हैज अट्रैक्टेड लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र में करीबन, जो आप देखें 3 या 4 साल पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिस्ट हुई थी, जब लिस्ट हुई थी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसको वैल्यू कैसे करें, और वो कंफ्यूजन। चलिए, तो ये थे गौतम त्रिवेदी, जो कि बाजार पर और भारत की